हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। इसके पहले चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट करा दिए 6 क्लास के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है आप प्लीज़ उसमें जा कर के वॉच कीजिए, देखिए उसको, और वहाँ पे आपको चैप्टर्स वगैरह और भी क्लासेस के मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण। भाई हम किसी भी पदार्थों को पृथक करते हैं, अलग करते हैं, वो क्यों करते हैं? कोई ना कोई रीज़न होता है ना। भाई अगर मान लो कोई हानिकारक मटेरियल है उसमें, है ना, हानिकारक पदार्थ है, तो उसे हम लोग अलग कर देते हैं। कई बार क्या होता है, दोनों ही मटेरियल हमारे लिए उपयोगी हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ अलग है और उनकी जो उपयोग है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इनको सेपरेट करना नेसेसरी है। तो सेपरेट हम लोग क्यों करते हैं, देखो आगे, बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, जब भी किसी सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं, है ना, जब भी उसको उपयोग में लेते हैं, तो हमें उसमें से कोई ना कोई हार्मफुल मटेरियल को या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हें अलग करना पड़ता है। सपोज हम लोग अगर ना गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ को हम लोग अलग करना चाहते हैं, तो उसमें कई बार कंकड़ वगैरह जो है वो भी मिलते हैं, तो कंकड़ को हमें अलग करना पड़ता है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेज हो गए। ठीक है, तो गेहूं को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन कंकड़ को हटाना पड़ेगा, तो हार्मफुल सब्सटेंस हो गए ना। और दैट मे बी मिक्सड विद इट, समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। जैसे सपोज एक मिक्सचर है आपका, जैसे ऑयल है और वाटर है, तो आपको पता है ऑयल भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, वाटर भी हम लोगों को यूज़ करना है, तो दोनों चीज़ों को हमें यूज़ करना है, तो दोनों को ही हमें क्या करने का पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। है तो दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स, पर दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमें पता चल गया, अभी हमें जो ये इसका सेपरेशन करना है सब्सटेंसेस का, तो वो हमें क्यों करना है, ताकि हम उनके जो भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें अलग कर पाएँ और फिर उन्हें यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे आपके जो है मेथड ऑफ सेपरेशन दे रखा है, हम किन किन तरीकों से, किन किन विधियों द्वारा, किन किन मेथड से जो है हम इसको सेपरेट पदार्थों को कर सकते हैं। पहला है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग या हस्त चयन, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, हैंड पिकिंग, हैंड से क्या करना, पिक करना और उसको अलग कर देना। हस्त चयन करना, हाथ से चयन करना, उसको लेना और उसको अलग कर देना। देखिए दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। मतलब गेहूं वगैरह जो हम लोग बीनते हैं ना, कहते हैं ना बीन रहे हैं हम लोग गेहूं, वो क्या बीन रहे हैं, हम गेहूं को थोड़ी बीन रहे हैं। गेहूं के अंदर जो उसकी डर्ट है या स्टोन वगैरह जो है या उसका भूसा वगैरह जो कुछ मटेरियल आ जाते हैं, उनको क्या करते हैं, उस गेहूं से अलग कर देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड पिकिंग या हस्त चयन, जिसे हम बीनना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। फिर है थ्रेशिंग। देखो हैंड पिकिंग कर लिया हमने, थ्रेशिंग क्या चीज़ है, थ्रेशिंग भी एक सेपरेशन का मेथड है। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एट्सेट्रा इज थ्रेशिंग। यानी कि जो दाने वगैरह जो होते हैं ना, उसमें से ये डंडियाँ वगैरह जो हैं उनको अलग कर लेना दानों के साथ। जैसे गेहूं है तो गेहूं की बाली में जो अपने डंडी वगैरह होती है ना, स्टॉक होती है ना, उसको क्या करना, उससे ग्रेन से अलग कर देना। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो स्टॉक्स जो होते हैं, जो उसमें स्टॉक डंडी वगैरह जो होती है, उनमें से क्या किया जाता है, उसको मारा जाता है, बीट किया जाता है, जिससे कि क्या है, उसमें से ग्रेन के जो सीड्स हैं, दाने हैं, बीज हैं, वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बलो, यानी बैलों की सहायता से भी क्या किया जाता है, थ्रेशिंग प्रोसेस की जाती है। या कभी कभी हम लोग मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रैश लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। अगर ये ग्रेन्स की जो क्वांटिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे मशीनों के थ्रू जो है वो हम अलग कर लेंगे।
सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। तो जो भी पौधों की डंडियां वगैरह जो होती हैं उनसे क्या कर रहे हैं हम लोग, अन्न कण जो है हमारे अनाज हैं, गेहूं वगैरह है या जो भी अनाज के कण हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। तो उन्हें क्या, डंडियों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, पीट रहे हैं, जिसके कारण से अन्न कण है वो अलग हो रहे हैं। और इसका ये जो काम है, कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है और अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी यूज हम लोग करते हैं। तो ये भी सेपरेशन की एक मेथड हो गया। तीसरा है विनोइंग। विनोइंग यानी जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में निष्पावन। ठीक है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। यानी कि हवा की सहायता से, जो तेजी से हवा चलती है उससे हम लोग क्या करते हैं, जो एक कहते हैं ना छाजला लेकर के और फिर ना ऊपर की साइड खड़े होके और फिर हम लोग क्या करते हैं, धीरे 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 जो है नीचे की ओर हम अन्न कणों को गिराने की कोशिश करते हैं। तो हवा जो आती है वो आ करके क्या करती है, उसकी जो नीचे जो हस्क वगैरह जो होती है ना, उनको भूसा वगैरह जो होता है वो तो नीचे की ओर चला जाता है, उड़ के अलग हो जाता है, और जो अन्न कण है वो नीचे की ओर अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो इसमें यही है, विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर और लाइटर, दोनों है ना, इनमें क्या है, हैवी भी है, एक हैवी क्या है, अन्न कण, और लाइटर क्या है, आपके जो आपके हस्क वगैरह जो है ना, भूसा वगैरह जो वो पार्टिकल्स होते हैं। निष्पावन का प्रयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ग्रेन जो है वो क्या है, थोड़े हैवी हैं, सीड्स वगैरह जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, लेकिन जो हस्क पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े लाइट वेटेड होते हैं। तो हवा तेज चलती है, तो हम लोग भी करते हैं, जनरली हमारे घर में भी हम लोग करते हैं ये। तो उससे क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे की ओर आ जाएंगे, जो हस्क पार्टिकल है वो उड़ करके साइड में गिर जाएंगे। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द wind, the seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used फॉर मैनी पर्पसेज सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। और जो हस्क है ना उसे हमें फेंकते नहीं हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे पशुओं वगैरह जो है उनके चारे के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे जो है विटामिन्स वगैरह है, या फिर जो आपके ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन वगैरह जो है वो सब चीज़ें प्रेजेंट होती है। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्न कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। तो यानी कि जो हैवी मटेरियल है वो क्या है, नीचे की ओर आ जाएंगे, और जो लाइटर मटेरियल है, हस्क वगैरह जो, वो क्या है, उड़ करके बाहर की ओर निकल जाती है या दूर गिर जाती है। और उसका भी हम लोग यूज़ क्या करते हैं, पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक मेथड हो गया। फिर है सीविंग या चालन। जनरली हम लोग इसको यूज़ करते हैं सीविंग या चालन को। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में क्या करते हैं, हम लोग चाय को छानते हैं ना। तो चाय को छानने का मतलब ये है कि लिक्विड मटेरियल जो है वो तो नीचे की ओर चला गया है ना, और सॉलिड मटेरियल जो है, चाय की पत्ती वगैरह जो है वो क्या होगी, ऊपर की ओर छलनी में आ जाएगी, है ना। तो क्या है, देखो, सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव वाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। तो बिगर इम्प्योरिटीज है वो तो सीव के ऊपर, चालनी के ऊपर ही आ जाएगी, है ना, जैसे चाय पत्ती जो है, और जो नीचे की और होल्स में से पास क्या होगी, हमारी जो चाय है। The sieving removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing. तो मतलब जो वीट वगैरह जो है उसमें भी हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चालनी से छान करके फिर यूज़ करते हैं ना, जिससे कि वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, स्टोन वगैरह है या कोई डंडियाँ वगैरह है, कोई हस्क पार्टिकल अगर सपोज आ गया है तो वो भी क्या हो जाए, उससे अलग हो जाए। तो छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों और भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। तो इससे भी हम लोग ये सीविंग से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मटेरियल्स को। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। भाई अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट से तभी तो उस जाली में से अलग हो रहे हैं। मतलब छोटे कण हैं वो तो जाली में से नीचे की ओर पास हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े कण हैं वो क्या होंगे, ऊपर की ओर रह जाएंगे।
चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर है को पृथक करने में किया जाता है। उनकी साइजेस में क्या हो, डिफरेंस हो, तब उसको आसानी से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये सीविंग भी एक प्रकार से मेथड हो गया ये सेपरेट करने का। फिर है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देखो सेडिमेंटेशन जनरल समझो कि सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन, यानी नीचे की ओर बैठ जाना। देखो भारी कण होंगे, जैसे सपोज हम लोगों ने क्या लिया, जैसे एक रेत ली, ठीक है, और एक पानी का मिक्सचर लिया, ठीक है, तो रेत और पानी के मिश्रण और साथ में नमक का मिश्रण है सपोज, ठीक है, तो रेत और पानी के मिश्रण नमक वाला जो डला हुआ है उसमें अगर हम लोग उसको थोड़ी देर हिला करके रख देंगे और कुछ देर शांत रहने देंगे, तो क्या होगा कि जो आपके रेत के कण है वो क्या होंगे, नीचे की ओर बैठ जाएंगे, नीचे की ओर बैठेंगे ना, है ना। तो ये तो अवसादन, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादन, नीचे की ओर बैठ जाना, ठीक है। हैवी मटेरियल का नीचे की ओर बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन। डिकेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसको दोनों को सेपरेट कर देना, है ना, सेपरेट कर देना, यानी कि जो आपका पानी है ना, वो पानी को क्या कर देना, ऊपर की ओर से अलग से मतलब अलग से निकाल लेना, अलग से निकाल लेना, ठीक है। और फिल्टर कर देना, फिल्टर का मतलब किसी तरीके से उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं, फिल्टर पेपर की सहायता से या कोई भी छन्नी की सहायता से, किसी भी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। देखो व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जैसे मैंने बताया आपको, रेत जो है वो क्या है, भारी है पानी से, तो क्या होगी, नीचे की ओर बैठ जाएगी, नीचे की ओर बैठना जो है वो क्या कहलाएगा, सेडिमेंटेशन या अवसादन। When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. When the water is removed along with the dust, अच्छा उससे अलग कर देंगे तो ये प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाएगा। डिकेंटेशन में क्या है, यानी कि हम उसको हिलाएंगे ही नहीं और उस पानी को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, तो ये डिकेंटेशन है, निस्तारण कर देना, है ना। और अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, है ना। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। कुल मिला के फिल्टर पेपर जो होता है वो क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है। फाइन पोर्स होते हैं उसके, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से क्या होता है, जो लाइटर मटेरियल है वो क्या हो, नीचे की ओर चला जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या है, ऊपर की ओर रह जाएगा। इज दैट क्लियर। देखो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, नीचे की ओर जम जाना। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि अवसादित जो मिश्रण है उसको बिना हिलाए, हिलाना नहीं है उसको, और फिर जल जो है उसको मिट्टी सहित उड़ेलने, अलग से उसको जल को क्या करना है, निकाल लेना है, वो क्या कहलाएगा, निस्तारण कहलाएगा। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते और फिल्टर पत्र पर ही रुक जाते हैं। तो फिल्टर पेपर क्या है, एक प्रकार से छलनी है। छलनी क्या है, लाइटर जो मटेरियल है वो नीचे आ रहा है और जो सॉलिड मटेरियल है वो क्या है, ऊपर की ओर छलनी में रह जाएगा। देखो राइस और डस्ट, हम क्या करते हैं, चावल जो है अगर उसमें कोई मिट्टी लगी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धोते हैं चावलों को। तो चावल को जब धोते हैं तो आपको पता है फिर हम लोग क्या करते हैं, राइस जो है वो नीचे की राइस जो है वो थोड़ा अलग हो जाएंगे और डस्ट पार्टिकल क्या है, बहुत नीचे की ओर बैठ जाएंगे। उनको क्या करेंगे फिर हम लोग ये कर देंगे ना, डिकेंटेशन कर देंगे, अलग हटा लेंगे, ठीक है, पानी से, और डस्ट पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएंगे। ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट होता है ना, और वाटर जो है नीचे की ओर हो जाएगा, ऑयल जो है वो ऊपर की ओर रह जाएगा, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। फिर है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड लाइक टी या टी लीव्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। चाय जब हम छानते हैं तो क्या है, टी लीव्स ऊपर रह जाती है और क्या होती है, चाय जो है वो नीचे की ओर आ जाती है। मडी वाटर को भी कर सकते हैं। और मेकिंग पनीर, पनीर भी हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, फिल्ट्रेशन कर देते हैं, तो पनीर जो है वो ऊपर की ओर रह जाएगा और जो आपका लिक्विड है वो क्या है, नीचे की ओर चला जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये भी सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर आपका है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पन। वाष्पन का मतलब ये होता है जो पानी जो है वो जब भाप बन के ऊपर उड़ता है तो वही है तो इवेपोरेशन। देखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब पानी का जो है भाप में बनना, वेपर में बन जाना, वही क्या है, इवेपोरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। मतलब जहाँ पे भी अगर पानी प्रेजेंट है तो वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है लगातार चलती रहती है।
जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इसका क्या एग्जाम्पल है, देखो मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सांभर वगैरह जो है, सांभर झील वगैरह जो है, वहाँ पे लगभग क्या किया जाता है, जो भी नमक वाली झीलें वगैरह जो होती है उनमें क्या किया जाता है, जैसे ऐसे छोटे छोटे ना ऐसे लेगून बना लेते हैं, है ना, छोटे छोटे इस प्रकार से जो है लेगून बना लेते हैं, और उसमें कुछ कुछ पानी होता है। पानी क्या है, धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, और जो नमक है वो क्या है, नीचे की ओर बैठने लग जाता है। तो वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, और हमें जो सी वाटर में से जो साल्ट है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर देखो यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार क्या होता है, हम अगर कोई चीज़ सेपरेट करना चाहते हैं तो हमें एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा मेथड जो है वो हम लोग यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ सेपरेट होती है। देखो वी कैन सेपरेट साल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया था ना, डिकेंटेशन निस्तारण, फिल्ट्रेशन भी बता दिया मैंने, इवेपोरेशन मैंने बता दिया, और कंडेंसेशन, है ना। तो कंडेंसेशन क्या है, संघनन। जैसे मान लो अगर इसको अपन जनरल समझते हैं, अगर आप जैसे पतीली में पानी गर्म करते हैं, है ना, और उसके ऊपर आप पानी गर्म कर दिया, बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद में आपने गैस बंद करी और उसके ऊपर क्या किया आपने, एक प्लेट से उसको ढक दिया। थोड़े टाइम बाद में जब आप प्लेट को हटाएंगे तो आप देखेंगे पानी जो है वो बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो पानी जो है वो बूंदों के रूप में जो इकट्ठा हो रहा है ना, वो बेसिकली है क्या, वो बेसिकली क्या है, जो पानी इवेपोरेट हो रहा था ना वो क्या होता है, वो ठंडा होकर के वहाँ पे क्या हो गया, संघनित हो गया, वो कंडेंस हो गया, वही है कंडेंसेशन। ठीक है, देखो मिश्रण में नमक, रेत और जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। जैसे नमक है रेत वाला, तो रेत जो है वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, ठीक है, और नमक वाला जो जल है उसको क्या करेंगे हम लोग, अलग छान लेंगे, ठीक है, निस्यंदन कर लेंगे, अलग से छान लेंगे। तो रेत जो है वो नीचे की ओर बैठ जाएगी, नमक वाला पानी जो है अलग हो जाएगा। फिर उसको हम लोग कुछ टाइम गर्म करेंगे या अलग से रहने देंगे, तो क्या होगा, जल जो है वो क्या होगा, वाष्पन विधि द्वारा ऊपर की ओर उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जिसके कारण से हमें क्या मिल जाएगी, हमें क्या मिल जाएगा, ये नमक मिल सकता है। और संघनन भी कर सकते हैं हम लोग, अगर मान लो ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया उसके जल के ऊपर हमने क्या रख दी, एक प्लेट रख दी या कोई ठंडा करने के लिए कोई रख दिया, तो फिर हम क्या मिलेगा वहाँ पे से, संघनित हो जाएगी, वहाँ के बूंदों के रूप में जल जो है वो इवेपोरेट होने से बच जाएगा। इवेपोरेट जो हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, संघनित होकर नीचे की ओर बूंदों के रूप में हमें मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो वाटर वेपर जो है वो किस फॉर्म में मिल जाएगा, हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसे ही हम लोग कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। देखो जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। भाई अगर मान लो जैसे अगर हम जनरल समझते हैं, जैसे हम लोगों को अगर भूख लग रही है, ठीक है, और हम लोग खाना खा रहे हैं, एक समय आएगा ऐसा कि जब हम लोग बोल देंगे नहीं अब हमें एक कबाब भी खाने की ज़रूरत नहीं है, एक पीस भी खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि उस समय हम क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड हो जाएंगे, संतृप्त हो जाएंगे। तृप्त हो जाता है ना आदमी, तो उसमें क्या होता है कि उसके आगे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वो और कुछ खा पाए, है ना। देखो वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। जल जो है विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। अलग अलग पदार्थ होते हैं उस हिसाब से घोले जाते हैं ना जल में, तो अलग अलग मात्रा में घुल सकते हैं अलग अलग पदार्थ। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। अगर किसी विलियन को हमें बनाना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड में अगर सब्सटेंस को मिला देंगे और डिजॉल्व कर देंगे, घोल लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एक सॉल्यूशन तब सैचुरेटेड हो जाएगा इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और ज़्यादा हम लोग उस सब्सटेंस को घोल नहीं पाएंगे तो वो सॉल्यूशन जो है वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा, यानी संतृप्त कहलाएगा, यानी कि अब आगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सकें तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। सैचुरेटेड हो गया, अब आवश्यकता नहीं है कि अब हम और कुछ उसमें ले पाए, है ना। तो विलयन में संतृप्त विलयन तब होगा जब जो भी उसमें जो विलयन में हम कोई पदार्थ घोल रहे हैं
तो वो पदार्थ जो है एक सीमा तक ही वो घुल पाएगा और उसके बाद में वो अघुलनशील रहेगा, तो वो होता है संतृप्त विलयन। लार्जर क्वांटिटीज ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग, लेकिन कई बार क्या होता है गर्म करने पर हम नमक की अधिक मात्रा उसमें घोल सकते हैं। इसको ऐसे समझो, सपोज आपकी फेवरेट डिश है पनीर है, ठीक है, और अगर सपोज आपने पेट भर लिया, आसानी से सारी चीज़ें खा ली सब, अब आपको पता है कि अब मैं नहीं खा पा रहा हूँ, अचानक से अगर आपके सामने पनीर या सपोज गोलगप्पे हैं, तो गोलगप्पे अगर आपके सामने मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? यार एक टेस्ट तो कर ही लेता हूँ यार, ठीक है पेट तो भरा हुआ है लेकिन क्या करें, एक दो टेस्ट तो कर ही लेता हूँ। तो ये क्या है, वही है कि हम क्या करें गर्म हो रहे हैं कि हाँ मुझे हमें क्या करना है, थोड़ा सा और गोलगप्पे खा सकते हैं। तो गर्म करने पर यहाँ पे नमक में ये पानी में क्या हो रहा है कि अगर हम उसको थोड़ा सा हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें नमक की थोड़ी बहुत मात्रा जो है वो और घोली जा सकती है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको चैप्टर क्लोज हो गया है, तो आप प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा कैसा लगा चैप्टर, और मेरे चैनल को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।